आता है घर बार पति संसार सब छोड़ के कहीं उड़ जाऊं। पर नीलजा, पति का पिंजरा तोड़ के जाएगी कहाँ? नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। घर की चार दीवारी के अंदर के दुख दर्द जब घर की दहलीज लांघते हैं तो जुर्म कई बार घर के अंदर ही दस्तक दे रहा होता है। इस केस में भी ऐसे ही जुर्मों ने दस्तक दी थी। एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था और 3 महीने गुजरने के बाद भी मुजरिम का कोई सुराग नहीं मिला था। अब मेरी पोस्टिंग इस थाने में हुई जहां पर यह केस दर्ज था। अब मैं इस केस की बंद पड़ी फाइलों को खोलने वाला था, क्योंकि इस केस का कनेक्शन कई दूसरे केसेस से भी था जो एक एक करके मेरे सामने आने वाले थे। हाँ। अरे वाह फंटूश, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? अब तक तो अकेला ही था, तुम आ गई हो तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आज गुलाब लाल नहीं, गुलाबी देना पड़ेगा। जब तुमने मिलने के लिए हाँ की ना, उसी वक्त मैं सारे रंग के लिए आया। सोचा आज अपना रिश्ता जहां तक पहुंचेगा उस रंग का तुम्हें दे दूंगा। फिर तो तुम्हारे सारे फूल आज सूखने वाले। मैं अपने फूल सूखने नहीं देता। मगर इस्तेमाल में ना आए तो मैं इनकी पंखुड़ियां निकाल कर इस डब्बे में डाल देता हूँ। छी, ये क्या है? मैं अपने फूलों की पंखुड़ियां है ना मिश्री में डुबो कर रख देता हूँ और वो बन जाते हैं गुलकंद। मैं गुलकंद नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ आप टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है, खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ। विम्मी, बेटा स्कूल के लिए देर हुई, ला मैं बाल बना देता हूँ। पापा आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज वुमेन्स डे, मुझे मम्मा के साथ रहना है। पर विम्मी, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तो आज आप स्कूल चले जाओ। जब आप शाम को आओगे ना तब हम पार्टी करेंगे। और मैं ना आपके लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस भी लाके रखूंगी। हाँ ठीक है डन। और पापा आज आप हाफ डे ले लेना। ठीक है बाबा। मम्मा पार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा ना? हाँ। अरे बस आ गई विम्मी। चलो चलो चलो। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मा। चलो चलो। बाय बाय। थैंक्स मीनाक्षी। आज अगर तुम नहीं होती तो विम्मी अपनी मम्मी की यादों से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। विम्मी तो अपनी माँ की यादों से बाहर आ गई है, पर क्या आप सुरेखा की यादों से बाहर आ पाए? विम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है, पर क्या अब हम शादी कर सकते हैं? मुझे पता नहीं था कि वो कमीना मेरे साथ ऐसा करेगा। हेतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एम्बुलेंस ड्यूटी पर क्यों नहीं गई अब तक? वो मैं बस अभी जा ही रही थी सर। मीनाक्षी,
मेरे पीछे आ रहा है? तो आज टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में? आज स्कूल में मिलते इंडिपेंडेंस डे का ऐसे पढ़ाया। अच्छा, तो बताओ फिर क्या मतलब होता है आजादी का? आजादी का मतलब? आजादी का मतलब सबको बराबर समझना, जियो और जीने दो। पापा, मम्मी ने मेरे लिए परी वाला ड्रेस लाया। अरे वो तो मम्मी का सरप्राइज है। हाँ प्रबुल शेठ। हाँ जीवन भाई, केम छो? केतकी बेन, मीनाक्षी आपके साथ है क्या? नहीं जीवन भाई, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। क्या हुआ? ये मीनाक्षी साहब, मेरी बीवी। कब से मिसिंग है? दरअसल मीनाक्षी मेरे साथ नहीं रहती साहब। मतलब आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहती तो किसके साथ रहती है? वो जीवन के साथ रहती है। कौन जीवन? वो जीवन लवर है उसका साहब। जानता हूँ साहब, ये सब आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन उसने जीवन के लिए मुझे छोड़ दिया। जीवन भड़का रहा है तुम्हें मीनाक्षी, उसकी बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। गलती ना, मैंने तुमसे शादी करके की है। और वैसे तुम्हारे साथ ना मेरा कोई भविष्य नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आपकी बीवी आपको छोड़कर चलेगी, उसके क्या नाम बताया? जीवन। जीवन के पास चलेगी। इसको गायब करने का मकसद तो आपका भी हो सकता है, आपने कुछ किया। नहीं साहब, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे पक्का यकीन है जीवन ने गायब किया मीनाक्षी को। साहब आप प्लीज पता कीजिए ना मीनाक्षी के बारे में। ठीक है, मीनाक्षी और जीवन दोनों के फोन नंबर्स और जीवन का एड्रेस दीजिए, हम देखते हैं। ठीक है। पापा, मम्मा कहाँ है? आप अकेले क्यों आए? बेटा, बेटा मम्मा आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। पर कब? आ जाएंगी बेटा। सरला बेन, उसको लेके जाओ। सर आप? पिनाकिन आया था हमारे पास। उसका कहना है कि उसकी बीवी मीनाक्षी तुम्हारे साथ रहती है और अब तुमने उसको गायब कर दिया। मैंने? अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं एक समाज सेवक हूं और आधा उधना जानता है कि पिनाकिन मीनाक्षी के साथ कैसे बर्ताव करता था। सर कोई 6 महीने पहले मीनाक्षी हमारे एनजीओ में आई थी। मीनाक्षी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। पिनाकिन न सिर्फ उसको मारता था बल्कि उसके दूसरी औरतों के साथ संबंध भी थे। मीनाक्षी ने यह सब मुझे बताया था। अब मीनाक्षी के पेरेंट्स भी गुजर चुके थे, इसलिए मैंने उसे आसरा दिया, लेकिन पिनाकिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मा मैं इधर हूँ। किधर? मम्मा इधर 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 इधर। किधर? मैं इधर हूँ, इधर इधर। वाह, सुपर। खुद के बच्चे पैदा नहीं किए, दूसरों के पालने लगी तू। पिनाकी तुम जाओ यहाँ से। तुझे साथ लेके जाऊंगा, चल चल। बीबी हमारी। हटो हटो, क्या 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 छोड़ उसका। चले तू मेरे को मारो। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अब तो मुझे पक्का लग रहा है सर कि उसने बदला लेने के लिए पहले मीनाक्षी को गायब किया और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। पर यह तो सच है ना कि मीनाक्षी अभी भी कानूनी तौर पर
पिनाकिन की बीवी। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? और जब हम यहाँ आए तो तुम्हारी बेटी मम्मी मम्मी बोली थी। किसकी बात कर रही थी? मीनाक्षी की? हाँ सर, वो मेरी बीवी सुरेखा की मौत के बाद विम्मी काफी अकेली पड़ गई थी और मीनाक्षी के हमारे घर में रहने के दौरान वो उसके काफी क्लोज आ गई थी। किसके, विम्मी के या तुम्हारे भी? नहीं सर, मेरा और मीनाक्षी का रिश्ता दोस्ती का है। मीनाक्षी को आखिरी बार कब देखा था? उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि वो हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? वो मीनाक्षी को सर बैक पेन की प्रॉब्लम थी और मेदिनी सिटी से उसका इलाज चल रहा था। मैं गया था सर हॉस्पिटल, लेकिन वहां उन लोगों ने बताया कि वो वहां पहुंची ही नहीं थी। मीनाक्षी लोढ़िया? हाँ, मीनाक्षी लोढ़िया। उसे तो बैक एक है और मैं ही उसे ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन आज वो वाकई में यहां नहीं आई। अगर मीनाक्षी वाकई हॉस्पिटल में आई थी तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो भी हुआ होगा, घर से लेके इस हॉस्पिटल के बीच के रास्ते में कहीं कुछ हुआ होगा। जय सर, आसपास पता करो, अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। यस सर। एक मिनट सर, इस मीनाक्षी का मिसिंग केस मुझे एक दूसरे केस की याद दिला रहा है। कौन सा केस? सर, मीनाक्षी की तरह नीलिजा का मिसिंग केस भी उसके पति हरि ने ही फाइल किया था। ये उसका फोटो। और तब हरि ने भी यही बोला था कि नीलिजा आखिरी बार मेडनी सिटी हॉस्पिटल गई थी। सर, नीलिजा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर नरसिम्हा ही उसका इलाज कर रहे थे। और जब हमने डॉक्टर नरसिम्हा से उसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने यही कहा जो उन्होंने अभी मीनाक्षी के लिए बोला। तो डॉक्टर नरसिम्हा के खिलाफ उस वक्त कुछ मिला था? नहीं सर, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कंप्लेंट लिखवाने के अगले ही दिन नीलिजा का पति हरि हमारे पास वापस आया। साहब, आज मैंने घर की अलमारी खोली तो मालूम चला कि नीलिजा के सारे गहने और 25,000 रुपए गायब थे। तो तुम्हें लग रहा है नीलिजा के साथ किसी ने घर से पैसे और गहने भी गायब किए? साहब, मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन नीलिजा का शायद किसी से पक्का चक्कर चल रहा था। वो तो मेरे पास आने से परहेज करती थी। सर, हमने नीलिजा के अफेयर के एंगल को भी खंगाला, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। पर सर, नीलिजा गृह उद्योग भवन में काम करती थी और पता चला है कि वहां का मैनेजर बड़ा रंगीन मिजाज का है, फंटूश नाम है। लेकिन सर, फंटूश के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। लेकिन नीलिजा की सहेली केतकी ने बताया कि नीलिजा ने अपने पति से तंग आकर उससे अलग होने का फैसला कर लिया। पूछो मत केतकी बहन, जी में आता है घर बार पति संसार सब छोड़ के कहीं उड़ जाऊं। सर, काफी छानबीन के बाद भी नीलिजा की कहीं से कोई लीड नहीं मिली और तब से केस अनसॉल्व। मीनाक्षी और नीलिजा के केस में सिर्फ ये हॉस्पिटल कॉमन नहीं है। मीनाक्षी की तरह नीलिजा भी अपने पति की मारपीट का शिकार थी। क्या नीलिजा ने उस वक्त जीवन की अंजी की मदद ली थी? नहीं सर, ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया। पर दोनों केसेस में काफी सिमिलरिटीज हैं। अब मीनाक्षी की तरह नीलिजा मिसिंग केस भी रीइन्वेस्टिगेट होगा। जीवन, पिनाकिन और डॉक्टर नरसिम्हा तीनों की कुंडली निकालो। ओके सर। जिग्ना, अब सुन, वो सेठ से तेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, मान गया हो? तू मेरी तनख्वाह क्यों बढ़वा रहा है इसका अंदाजा है मुझे। भला चाहता हूं मैं तेरा। इतनी छोटी उम्र में तेरा पति मर गया है, हमदर्द हूं मैं तेरा। हमदर्द बनके तूने कितनों को दर्द दिए हैं सब पता है मुझे। रुक रुक। हेलो। हाँ बंसीलाल, दारू पिएगा? 4 बोतल मंगवाइए बॉर्डर पार से। हेलो, आज फंटूश का गेम खत्म करना है मुझे। तुम आ रहे हो ना? रोज ऐसे ही मजा दूंगा, दारू के अलावा तेरा और जुगाड़ करूंगा। लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम?
मेरा नाम लेना। सर, मीनाक्षी का फोन मेडिनी सिटी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पे ही बंद हुआ था और तब वहां पर पिनाकिन का फोन भी एक्टिव था। और पूछताछ में पता चला है कि पिनाकिन कल उसी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर मीनाक्षी के साथ देखा गया था। मीनाक्षी, तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है? अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा मीनाक्षी। तू भागने नहीं देगा? सर, उन दोनों को वहां पर एक दुकानदार ने देखा था और मैंने उस दुकानदार से पूछताछ की। सर, नाकिन घर पर नहीं है, लेकिन वह प्रफुल्ल के लिए काम करता है, वो वहीं पर होगा। प्रफुल्ल सेठ, ये 15,000 का हिसाब ही नहीं मिल रहा है और वो संजय आजकल करके टाल देता है। इस संजय को बोल मुझसे आके मिले। ठीक है सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसलिए तो अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था, क्योंकि तो खुद उसे गायब करने में शामिल है। नहीं साहब, मानता हूँ कि कल मीनाक्षी को मेडिन सिटी के पास में मिला था। और तेरा झगड़ा भी हुआ था मीनाक्षी के साथ। साहब, हमारे झगड़े की वजह है जीवन। मैं तो उसको रोजाना मिलके घर वापस लाने के लिए मनाता रहता हूँ और कल भी मैं यही चाहता था। मीनाक्षी रुको! मीनाक्षी, तू जा रहा है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? साहब, मैंने मीनाक्षी को मेडिन सिटी जाते हुए देखा था। फिर मैंने सोचा कि उसका गुस्सा शांत होने के बाद मैं उसे दोबारा मिलूंगा। मीनाक्षी कभी कभी विमी को लेने स्कूल जाती थी। मैं वहां पर भी गया, देखा कि जीवन विमी को लेके जा रहा है। फिर मैं अपने काम पे चला गया साहब, लेकिन जब पता चला कि मीनाक्षी गायब हो गई तो मैं सीधा आपके पास चला आया। और मेडनी सिटी वाले बोल रहे हैं कि मीनाक्षी तो वहां गई नहीं। क्या कहानी बना रहा है? कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, मैंने खुद मीनाक्षी को हेतल के साथ देखा था, जो वहां पे नर्स का काम करती है। तो मेडनी सिटी की नर्सेस का नाम भी जानता है? पूरा उद्दा जानता है साहब हेतल को। मेडिन सिटी के लिए मोहल्ला क्लिनिक चलाती हूँ साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, आप चाहे तो हेतल से पूछ सकते हो। सर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है। मीनाक्षी यहाँ नहीं आई थी। डॉक्टर साहब, यही झूठ आपने 3 महीने पहले बोला था। नीलिजा याद है आपको? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं। मीनाक्षी को आखिरी बार आपकी नर्स हेतल के साथ देखा गया था। आप झूठ कह रहे हैं, सच पता चल जाएगा। बुला हेतल को। पर आज तो वो ड्यूटी पर नहीं आई। नंबर हेतल का। सर, नंबर बंद है हेतल का। मैं स्टाफ से पूछता हूँ। सर, हेतल कल एम्बुलेंस ड्यूटी पे हमारे साथ ही थी और शाम को वहीं से वो अपने घर चली गई। देखो, आज पेशेंट्स कम है और मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं निकलती हूँ, आप लोग संभाल लेना। अच्छा, ये हेतल रहती कहाँ है? हाँ सर, हेतल को यहाँ काफी लोग जानते थे, क्योंकि वो मेडनी सिटी के लिए कई गरीब पेशेंट्स की मदद करती थी। पर मीनाक्षी के साथ। हाँ पटेल, बोलो। सर, हेतल के घर से नीलिजा की मेडिकल रिपोर्ट मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नीलिजा HIV पॉजिटिव है। HIV? पर डॉक्टर नरसिम्हा ने तो कहा था कि उसे अस्थमा है। सर, इस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर नरसिम्हा का ही साइन है। सर, नीलिजा को अस्थमा ही था, HIV नहीं। ये रिपोर्ट गलत है। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई और ये साइन किसके? हेतल को जानबूझ के एम्बुलेंस की ड्यूटी पे लगाया गया ताकि वो मजबूर पेशेंट्स को यहाँ लाए, उसके बाद तुम इन्हें फंसाओ, ऐंठो और गायब कर दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हेतल ये सब कर रही हो, क्योंकि पेशेंट्स को फाइनल रिपोर्ट वही देती थी। और हाँ सर, ये जो सिग्नेचर है ना, ये मेरा नहीं है। आप चाहे तो किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। मम्मी बेटा, लो खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मा चाहिए। बेटा खाना खा लो, मम्मा आ जाएंगी। जब तक मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी, पहले मम्मा गई तो अब बोला तो आ जाएंगी।
लेकिन वो नहीं आई। दूसरी बुआ चली गई तो अब मुझे डांट रहे हो। बुआ मुझे छोड़ के चली गई। मुझे सब पता है मेरी पीठ पीछे क्या करती है तू। उस फंटूस ने सब बता दिया है। उसने दारू पिला दी तो उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। कल को लालच में आके बोलोगे जा जाके उसके साथ सो जा। सर मीनाक्षी से जुड़ा तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हेतल के घर पे नहीं मिला, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट नीलिजा की हेतल के घर से मिली उससे लगता है कि नीलिजा को विश्वास हो गया था कि वो HIV पॉजिटिव है और शायद इसलिए वो अपने पति हरि के करीब नहीं जाती थी, जैसे कि हरि ने बताया। अगर ऐसा तो फिर हरि के पास नीलिजा को गायब करने का स्ट्रांग मोटिव था। बुलाओ इस हरि को और नीलिजा के करीबी लोगों से पता करो। हो सकता है नीलिजा ने यह बात किसी से शेयर की हो, लेकिन नीलिजा को बदनामी से बचाने के लिए किसी ने यह बात हमें बताई नहीं। ओके सर। नहीं साहब, नीलिजा ने मुझे नहीं बताया था कि उसको HIV हुआ था। हो सकता है बताया और तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए नीलिजा को गायब कर दिया। नहीं साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। नीलिजा और जिगना गृह उद्योग में काम करती थी और वहां काम करने वाली केतकी मीनाक्षी की दोस्त थी और जिगना के गायब होने का राज इस केस को एक नए भूलभुलैया में उलझाने वाला था। साहब जिगना तो कल यहाँ से टाइम से चली गई थी। शायद उसका ससुर झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ क्यों बोलेगा? एक नंबर का दारूबाज है वो सर। जिगना ने बताया था मुझे। अरे वो तो पैसों के लिए फंटूश के साथ जिगना को। फंटूश के साथ क्या? फंटूश की बुरी नजर थी जिगना पे। अरे जिगना तू लेट हो गई। हाँ थोड़ा जरूरी काम आ गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो गाड़ी वाला तुझे यहाँ तक छोड़ने चला है? सबको अपने जैसे समझ रखा है क्या? मेरे जैसा तो अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख। अब मेरे गुलकंद को किसी दूसरे का इंतजार है। तू जो कर रही है एकदम सही कर रही है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। वो उस पर हाथ साफ करना चाहता था, इसलिए वो पैसे भी खिला रहा था उसके ससुर को। फंटूश है कहाँ? आज ड्यूटी पर नहीं आया वो। क्या फंटूश, चले? चल। साहब मेरी बात सुनो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं जानता नहीं जिगना कहाँ है। उसको तो किसी और का चक्कर था साहब। झूठ मत बोल। झूठ क्या को बोलूंगा साहब? आप उसके ससुर से पूछ लो। वो तो वही बोलेगा ना जो तूने उसे पढ़ाया होगा। साहब मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि उस फंटूश के लालच में अपनी बहू की इज्जत का सौदा कर दूंगा। जिगना को भी यही गलतफहमी हो गई थी। देखो अगर झूठ बोला तो। नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच तो यह है कि जिगना बहुत बदल गई थी। जरूर कोई था उसकी जिंदगी में जिससे वो मिलने जाती थी। सर फंटूश और बंसीलाल दोनों यही बोल रहे हैं कि जिगना का किसी के साथ अफेयर था। हाँ सर। सर कहीं इस जिगना के गायब होने का भी नीलिजा और मीनाक्षी से कोई कनेक्शन तो नहीं है? अभी तक हम यही मानकर चल रहे थे कि इन दोनों को गायब करने के पीछे हेतल का हाथ होगा। सर फंटूश के मोबाइल में हेतल का एक वीडियो मिला है। साहब मैं मानता हूँ साहब कि मैं हेतल को ब्लैकमेल कर रहा था साहब। मैं गुलकंद नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो कह रहा हूँ ना। हाँ आप टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है। खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ।
गुड मॉर्निंग हेतल, गरम गरम चाय। पंटुष, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ। अरे ये देखो, ये फूल देखो, ये हम दोनों ने मिलके सजाया था। अब हमारा रिश्ता इतना पक्का हो गया कि अब ना तुम्हें गुलाब देने की जरूरत पड़ेगी और ना गुलकंद की नानी, है ना? लेकिन ना उसको गायब करने में मेरा हाथ है और ना ही जिगना को साहब। तूने सिर्फ इन दोनों को नहीं, नीलिजा और मीनाक्षी को भी गायब किया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर जिगना का फोन महसाना में एक्टिव हुआ है। जिगना, जिगना कहाँ है तू? बापू अब मैं विधवा नहीं रही, मैंने लगन कर लिया है। लगन कर लिया? कमीनी किसके साथ मुंह काला किया? तेरे चक्कर में कितना बवाल हो गया इधर, मालूम है ना? हेलो बापू, बापू आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बैकग्राउंड में इतना शोरगुल है, इतने एमबीएंस में कॉल करना, मुझे लगता है जिगना ये कॉल जरूर हमें गुमराह करने के लिए किया गया। लेकिन सर ये जिगना नहीं है तो क्या इन औरतों के गायब होने के पीछे किसी औरत का हाथ है? और माना फंटूस ने हेतल को ब्लैकमेल किया, लेकिन उसने ये नहीं कबूला कि उसने हेतल को मारा। कहीं ये हेतल तो नहीं? नहीं बेटे, ये कॉल हेतल ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कॉल हेतल ने नहीं किया तो फिर ये औरत कौन है? सर अगर ये हेतल नहीं है तो एक औरत है जिस पर मुझे शक है। कौन? केतकी। सर ये केतकी मीनाक्षी, नीलिजा और जिगना के काफी करीब है और इन तीनों औरतों के गायब होने के पीछे वो लगातार इनका पर्सनल एंगल जोड़ रही है। केतकी, नीलिजा तुमसे अपना हर दुख दर्द बांटती थी, शायद उसने अपनी बीमारी के बारे में भी तुम्हें कुछ बताया? नहीं सर, लेकिन ये सच है कि वो अपने पति से बहुत तंग आ गई थी। हो सकता है उसके पति ने उसे मारा हो। पर्सनल एंगल लग तो नहीं रहा, ये जरूर कोई बड़ा गेम है। कॉल महसाना से किया गया, पता करो केतकी कहाँ है। ओके सर। सर मैंने जिगना की कॉल डिटेल्स चेक की, जिगना की प्रोफाइल से लगातार बातें हो रही थी। प्रफुल्ल, जिसके यहाँ पिना सिंह काम करता है? हाँ सर। हेलो मम्मा, अब घर कब आ रहे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा आप प्लीज घर आ जाओ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको तंग नहीं करूँगी। आप कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे हो मम्मा? मम्मा हेलो मम्मा, कुछ बोलो ना। पापा, मम्मा फोन नहीं उठा रही हैं। जिगना को जानते थे ना? हाँ सर, जिगना मुझसे मिल रही थी। दरअसल वो अपनी जमीन मुझे बेचना चाहती थी और कल ही हमारी डील हुई थी। सर जमीन जिगना के पति के नाम पर थी। पहले उसने उस जमीन को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया, जिसके लिए मैंने उसकी मदद भी की थी। तो साहब यही वजह थी कि हम अक्सर उससे मिला करते थे। और जिगना ने इस डील के बारे में अपने ससुर को कुछ नहीं बताया? क्या छुपा रहे? साहब आप ये पेपर देख लीजिए। और साहब जिगना ने मना किया था ये बात अपने ससुर को बताने के लिए, और इसके अलावा साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रफुल्ल कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिनाकिन भी इसके लिए काम करता है। हो सकता है दोनों मिलकर औरतों को गायब कर रहे हो। पता करो केतकी का इनसे क्या कनेक्शन है। साहब आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ ये आप सही सोच रहे हो कि वो कॉल जिगना ने नहीं किया होगा, जरूर कोई साजिश कर रहा है साहब। क्या पता तुम भी इस साजिश में शामिल हो? क्या साहब, मैं यहाँ हूँ और आप सोच रहे हैं कि महसाना से मैं... तुमने नहीं किया तो हो सकता है केतकी वो कॉल तुमने किसी और से करवाया हो। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है साहब। करमजली कहाँ है तू? अरे क्यों कोस रहे हो? जमीन मेरी थी सो मैंने बेच दी, थोड़े पैसे तुमको भिजवा दूंगी। चलो अच्छा अब रखती हूँ फोन। सर ये बंसी तो यही मान रहा है कि जिगना ही से कॉल कर रही है। पर पटेल हम नहीं मान सकते। पहला कॉल महसाना से किया गया, दूसरा आनंद से। लोकेशन शायद पर्पसली बदली गई। जिगना का गायब होना मीनाक्षी, नीलिजा और हेतल के गायब होने के साथ जुड़ा। अब ये कॉलर इस केस को डायरेक्शन देगा।
आनंद और महसाना दोनों जगह का डंप डाटा स्टडी करो और पता करो कि जिगना के नंबर के साथ साथ वहां और कौन से नंबर कॉमन थे। ओके सर। दोनों एरियाज के डंप डाटा को चेक करने के साथ साथ हमने इन औरतों से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया। जीवन, पिनाकिन, प्रफुल्ल, केतकी, बंसीलाल, हरी, फंटूश और डॉक्टर नरसिम्हा के अलावा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तभी डंप डाटा की छटनी में से एक कॉमन नंबर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, जिगना के नंबर के साथ जो कॉमन नंबर महसाना और आनंद में एक्टिव था उसका पता चल गया। वो नंबर है संजय सिसोदिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये संजय जिगना के कॉल के बाद एक दूसरे नंबर पे कॉल करता था जो फेक आईडी से लिया गया था, और वो फेक आईडी का नंबर उधना में ही एक्टिव था। मतलब कोई उधना से ही संजय के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा था। हाँ सर, और पिनाकिन की तरह ये संजय भी प्रफुल्ल के लिए काम करता है। पिनाकिन या प्रफुल्ल, क्या हो सकता है ये सब इसमें शामिल हो? साहब बोलता हूँ साहब, मैं संजय को ठीक ठाक से जानता तक नहीं। वो प्रफुल्ल सेठ का खास आदमी साहब। साहब, संजय बस एक मेरी जमीन का केयर टेकर है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे बोला था कि उसको अपने गांव जाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। गांव कौन सा उसका? भरूच साहब। संजय तुम्हारी कौन सी जमीन का केयर टेकर है? बादशाह, बदनाम, गुलाम, बेशरम, बेवफा, बेचारी। सर, पौधों के ऐसे नाम भला कोई क्यों रखेगा? ये जरूर किसी सिरफिरे का काम है। नहीं बेटे, ये नाम इन पौधों को नहीं दिए गए, ये नाम उन औरतों को दिए गए। खुदवा। नीलिजा, मीनाक्षी, हेतल और जिगना के अलावा उस फार्म में 3 औरतों को और दफनाया गया था, और उन औरतों की कब्र पर पौधे उगाकर उन्हें अजीब अजीब नाम देने वाला वह सरफिरा संजय नहीं था। यहाँ मेरी मुलाकात हेतल से हुई, जो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन को बाहर सप्लाई कर रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर, मैं अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती थी, बस इसीलिए लालच में आकर गलती हो गई मुझसे। आज एक गलती करी है, कल को और बड़ी बड़ी गलतियां करोगी। नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा सर। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि महान बनकर आज तक मैंने क्या कर लिया, इसलिए मैंने अपने जमीर को पूरी तरह से मार दिया और हेतल से हाथ मिला लिया। सर, वो ऐसी औरतों को ढूंढ के लाती थी जो तकलीफ में होती थी। नीलजा की झूठी HIV रिपोर्ट भी मैंने ही बनाई थी। सुनो, अब तुम नीलजा को बोलना कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है और उसे लेके फार्म हाउस पे आ जाना। ओके। वो फार्म प्रफुल्ल का था सर, लेकिन उसका केयर टेकर संजय, वो मेरा पुराना दोस्त था। हमने उसे भी पार्टनर बना लिया था। हेतल नीलजा को लेकर हमारे फार्म पे आई थी। नीलजा को लगा था कि वहां कोई बड़ा डॉक्टर उसका इलाज करेगा, लेकिन हमने सर इलाज करने के नाम पे उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई, बाय पापा, बाय बेटा, बाय मम्मा, बाय बाय। थैंक्स मीनाक्षी। आज अगर तुम नहीं होती तो
विम्मी अपनी मम्मी की यादों से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। विम्मी तो अपनी माँ की यादों से बाहर आ गई है, पर क्या आप सुरेखा की यादों से बाहर आ पाए? विम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है, पर क्या अब हम शादी कर सकते हैं? और उसके बाद मैं मीनाक्षी को गायब करके पिनाकिन को फंसाने का मौका ढूंढने लगा, और उस दिन वो मौका मिल गया सर। तुम्हारी होने वाली बीवी इधर आई हुई है और उसके पीछे पीछे पिनाकी भी। दोनों का बीच रास्ते में बहुत झगड़ा हुआ है और मीनाक्षी को मैंने अभी रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है। मैंने हेतल से कहा कि इससे पहले वो डॉक्टर नरसिम्हा से मिले, वो उसे फार्म हाउस ले आए। आप ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आओ बैठो बैठो। लेकिन हेतल, वो तो तेरे लिए काम करती थी, उसको क्यों मारा? उसने फंटूज को टारगेट बनाया था, लेकिन फंटूज डिडल छाना निकला। वो उल्टा उसको ही ब्लैकमेल करने लगा, तो वो मीनाक्षी के बाद फंटूज को मारना चाहती थी। मैंने उसको कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। तुम मर्द हो इसलिए बोल रहे हो, मालूम है उसने इज्जत लूटी है मेरी। अरे तो लूटने देना, थोड़े दिन सो जा उसके साथ, बाद में हम लोग देख लेंगे उसको। तुमने समझ के रखा है मुझे? जिगना के पीछे तो पहले से पड़ा था। हाँ सर। अरे जिगना, कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ देते तुमको। जी। जिगना के मरने के बाद आप बहुत हाथ पैर मार रहे थे, तो मैंने ही जिगना का फोन संजय को देकर भगा दिया, और मेरे ही कहने पर संजय की बीवी जिगना बनकर बंसीलाल को फोन करती थी। मैं शाना और आनंद से संजय मुझे अपडेट दे रहा था कि उसने अपनी बीवी से फोन करवा दिया है। मुझे नहीं लगा था कि आप लोग कभी उस फार्म हाउस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तूने सबको मारा क्यों? मैं तो एक समाज सेवक था सर। जियो और जीने दो, यही सीखा था मैंने। पर मेरी बीवी बोलती थी कि मेरे इन विचारों का रद्दी के भाव भी मोल नहीं मिलेगा। तुम्हारी समाज सेवा से ना हमारा पेट नहीं भरने वाला, और ये जो भी कुछ हमारे पास है ना वो मैं अपने मायके से लाई हूँ। तुमने तो सगाई पे भी अंगूठी चांदी की पहनाई थी। सुरेखा, तुम मुझे हमेशा ना यही ताने मत दिया करो। अरे क्यों ना मारूं? है क्या तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, एक शब्द भी और नहीं सुन सकता मैं। अरे क्यों चुप हो जाओ? औकात क्या है तुम्हारी? मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ सुरेखा। उसकी चिक चिक से तंग आकर एक दिन गुस्से में मैंने उसे मार दिया। एक समाज सेवक खूनी बन गया था सर, इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए सोना नहीं खरीद पाया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसको बोलना कि गहने लेके आ जाए। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई तो मैंने पता किया कि उसके नाम पे काफी जायदाद है। मैं उसे अपने घर में शरण देकर उसकी जायदाद हड़पना चाहता था। जिगना मेरे एनजीओ में आई थी, तो प्रफुल्ल ने कहा कि अगर मैं उसे जिगना की जमीन बिकवा दूं तो वो डील का 2% मुझे देगा। इसलिए मैं जिगना का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। आपने सच में मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। तुम्हारी बेटी को अनाथ हमने नहीं किया, उसको अनाथ बनाया तुमने खुद अपनी हरकतों से। मुझे माफ कर दे बेटा, उन्होंने तुम्हारी दोनों मम्मियों को छीन लिया। पापा, आप भी तो कहते थे ना जियो और जीने दो। मेरी दोनों मम्मी दूर चले गए और आप भी मुझसे दूर जा रहे हो। पापा, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ, पापा। एक समाज सेवक से पेशेवर मुजरिम बनने तक जीवन सोलंकी के इस बदलाव को उसके आसपास के मौजूद लोगों में से किसी ने कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन जब भी हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनके हाव भाव में, उनकी बातों में किसी न किसी जुर्म की दस्तक जरूर छुपी होती है, लेकिन उस दस्तक की तरफ कभी गौर ही नहीं किया जाता। रोजाना कई जाने अनजाने लोगों से हमारा परिचय होता है, लेकिन किससे कितना परिचय बढ़ाया जाए, किससे कितनी दोस्ती बढ़ाई जाए, किससे कितना सुख दुख बांटा जाए, इसे लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर अच्छी छवि वाले लोगों का असली परिचय उतना ही चौंकाने वाला होता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
चेक तो कर ले। ड्रग्स यानी नशा। आजकल स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ड्रग्स का खरीदा और बेचा जाना बड़ी आम बात है। स्कूल और कॉलेजेस लगातार अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपने स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाए रखते हैं। इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स की इस लड़ाई में पिसते हैं बच्चे। उनके कंधों पर जो उम्मीदों का बोझ होता है उससे इंस्टेंट रिलीफ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, और ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं ड्रग्स। लेकिन कुछ पल का रिलीफ देने वाले ये ड्रग्स उसके बाद हमारे बच्चों की ज़िंदगी दीमक की तरह धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। आज भी आप में से कईयों को ये पता नहीं होगा कि इस वक्त आपके बच्चे के बैग में ड्रग्स हैं। आई, तूने मेरा लाल वाला दुपट्टा देखा है कहीं? रोज तो तू लाल दुपट्टा लेके जाती है, मैंने धोकर सुखाने रखा है। आई, तुझे कितनी बार कहा है बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। अरे बेटा, ये दुपट्टा गीला है और तू दो दुपट्टे का क्या करेगी? अब तू नहीं समझेगी। आई बेड़ी कुटली। लाइब्रेरियन सर, आपकी चाय। थैंक यू। बाकी की बुक्स कल यहीं रिटर्न कर देना और नहीं ले जाना। आज ना मैं तेरे लिए भिंडी की भाजी लेके आने वाली थी, पर भैया है ना भाव ही नहीं कम कर रहा था। शालिनी, शालिनी, सोच क्या रही है? खाना खा। आजकल मैं देख रही हूँ तू मुझसे बातें छुपा रही है। नहीं आई, कुछ नहीं, तुझे हो। कोई तो बात जरूर है। देख बेटा, हमारा एक दूसरे के अलावा है ही कौन? अगर हम ही एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे तो। बोला ना आई, कोई बात नहीं है, तू खाना खा और मुझे भी खाने दे। देखा कैसे चिढ़ रही है तू। तू तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, कभी पलट के जवाब तक नहीं देती थी। तेरे बाबा के जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू ही ऐसे बात करेगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? आई, तेरी बस यही पूरी बात है, तू बस हाथ धो के पीछे बढ़ जाती है। मुझे नहीं खाना खाना। शालिनी, मेरी बात तो सुन। घर का एग्रीमेंट करके 15 दिन हो गए, डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे? वो 1 महीना बोला था ना, हो गया 1 महीना। शालिनी, मैं बात करती हूँ। भाऊ, शालिनी को नौकरी लगे 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन बाद महीना हो जाएगा, फिर मैं पैसे देती हूँ। लेकिन सिर्फ 15 दिन, उसके बाद नहीं। ठीक है। शालिनी बेटा, अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना। अब सब तेरे ही भरोसे हैं। अच्छा देवा, शालिनी को बुद्धि दे, वो हमेशा मेरा सर ऊंचा रखे बस। ड्रग्स के आड़ में जुर्म का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। 5 पैकेट जास्ती दे रहा हूँ, अपन को टारगेट पूरा करना है। ठीक है, मैं बेचने का ट्राई करती हूँ।
क्या है, वजन आज भी कम है, तुझे पता है ना? अगर वजन थोड़ा भी कम होता है तो लोग राड़ा करने लग जाते हैं, चक्कू छुरी निकालते हैं। अब इसमें मैं क्या करेगा, ऊपर से तो खुले पैकेट तो कम ही आते हैं। तू टेंशन ना ले, अपन है ना, चल इधर से कल्टी मार लेते हैं, नहीं तो कुत्ते सूंघ लेंगे। गरम वड़ा पाव 4 बजे पैक रोड पे तलेगा। क्या है? सर गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हो सकता है, इसी दुपट्टे से गला घोट के मार दिया गया। और सर के पीछे एक छोटा सा चोट का निशान भी हो सकता है, कहीं और मार के यहाँ लाके बॉडी फेंक दी गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका मर्डर गाड़ी में कर दिया गया हो और गाड़ी से इसे धकेल के फेंक दिया गया हो। मोरे, ये अंगूठी उठा। साइज से तो ये अंगूठी इसकी नहीं लगती, हो सकता है कातिल की हो। मतलब कातिल जब उसे मारकर धकेलने की कोशिश कर रहा था तब लास्ट मोमेंट पे उसने कातिल का हाथ पकड़ लिया और गलती से कातिल की अंगूठी इसके हाथ में आ गई। अच्छा, विक्टिम की आइडेंटिटी का कुछ पता चला? राणे सर, ये बैग में से ये आधार कार्ड और ये आइडेंटिटी कार्ड मिला है। सिटी कॉलेज में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। शालिनी कुंडलित, भगत सिंह नगर, गोरेगांव वेस्ट। सर एक इम्पोर्टेंट बात, राणे इसके बैग से ये पैसे मिले, ये ग्राम वेइंग मशीन और ये पुड़िया मिली। ड्रग्स, इस मर्डर के पीछे ड्रग्स है। शायद ये ड्रग्स बेचने का धंधा कर रही थी, खरीदने वाले के साथ इसका झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में इसकी मौत हो गई। यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है क्या? सर आसपास के बिल्डिंग में चेक किया, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन इस एरिया को कोई भी सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, घर वालों को खबर करो और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर हेलो, नो बेटा नो, डोंट यू रिमेम्बर, तुमने अपनी डैड मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब नहीं करोगी। बस एक क्लास में बाद में नहीं कहूंगी, एक क्लास में। नो बेटा, उसके बाद पक्का नहीं। आई प्रॉमिस, बेग यू प्लीज, एक क्लास। आई बेग यू बेटा, लिसन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। पापा उसके बाद नहीं करूंगी। यू हैव टू बी स्ट्रांग यार। पापा प्लीज, पापा एक क्लास में तो पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा। शालिनी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है ना।
मैं किसके भरोसे जियूंगी? शालिनी उठना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब। मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा? वो तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखती थी। उसका एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। पढ़ लिख कर या नशा बेचकर? नशा मंजे, मैं समझी नहीं। तुम्हारी बेटी के बैग से हमें ये मिला है, ड्रग्स की पुड़ियां, 25,000 रुपए। और ये जानती हो क्या है? आपको लगता होगा ये कैलकुलेटर या ऐसा कुछ है, लेकिन ये वजन तोलने की मशीन। ये सब आपने पहले कभी अपनी बेटी के पास देखा है? मैंने एक बार देखा था, पर मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। शालिनी, शालिनी। हाय बेटा, मैंने सुबह तुम्हें पूरन पोली दी थी टिफिन में, कैसी बनी थी? ये क्या है? ये क्या है बेटा? आई, ये कैलकुलेटर है, वो पढ़ाई में काम आता है ना। और ये दवाई है, वो काम पे सिर बहुत दुखता है तो डॉक्टर ने पानी के साथ लेने को कहा है। आई, तो कुछ भी सोचने लग जाती है, कुछ पता तो है नहीं तुझे। आगे से मेरी चीज़ों को बिना मुझसे पूछे हाथ मत लगाना, ठीक है? आपकी बेटी ड्रग्स करती थी? 100% नहीं साहब। इसका मतलब है वो सिर्फ ड्रग्स बेचती थी। क्यों बेचती थी? घर में पैसे की तंगी थी? थोड़ी बहुत तंगी तो सब घर में होती है साहब। उसके पापा के गुजरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे आए, उसके इंटरेस्ट से ही हमारा घर चलता था। कभी बड़ी रकम देनी हो, जैसे घर का डिपॉजिट, तभी टेंशन होती थी। घर का एग्रीमेंट करके 15 दिन हो गए, डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे? तो उस वक्त आप मैनेज कैसे करती थी? मैं अपना सोना गिरवी रखकर कर्जा लेती थी। सोनार को सूद देना हो तो धीरे धीरे देती थी। शालिनी ने आपको कभी पैसे दिए? साहब, उसने कहा कि काम चालू है। साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उसने अपने मेहनत से इतने बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन ली है। उसको सिर्फ पढ़ने का शौक था और कुछ नहीं। शालीन बेटा, चल गणपति बापा का दर्शन करके आते हैं। आई तू जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। कितना पढ़ाई करेगी तू? रोज तो पढ़ती है तू। देख, गणपति बापा का त्योहार ना साल में एक ही बार आता है। मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लगता। चल ना मेरे साथ। अगर तू भी आएगी ना तो पापा तुझे आशीर्वाद देंगे और तू बहुत पढ़ाई करेगी। हाँ आई देख, तू मेरी वजह से ना अपना त्योहार खराब मत कर, ठीक है? तू जा, अपने लिए भी आशीर्वाद मांग और मेरे लिए भी, ठीक है? मेरी बेटी हीरा थी पूरे मोहल्ले में। लड़कियां क्या, लड़के भी उसके जैसा बनना चाहते थे। फिर पता नहीं वो ऐसे कैसे भटक गई। क्यों मारा उसको किसी ने? देखिए, अगर आप सच कह रही हैं तो हम पता लगा कर रहेंगे कि वो इस ड्रग्स की दलदल में कैसे फंसी और उसका खून किसने किया। हाँ, एक और बात, क्या आप इस अंगूठी को पहचानती हैं? शालिनी की है? नहीं साहब। आपकी है? हमें ये अंगूठी मर्डर स्पॉट से मिली। कहीं आप वहां? साहब, अगर मैं वहां होती तो क्या अपने बेटी को मरने देती मैं? सर, ये शालिनी ड्रग पेडलर बनी क्यों? 2 रीजंस हो सकते हैं मोरे। या तो कोई मजबूरी या बुरी संगत। वैसे तो स्टूडियस लड़की थी, लेकिन हो सकता है कि कॉलेज जाने के बाद बुरी संगत में फंस गई हो। जी सर, अक्सर ड्रग एडिक्शन के केस में ऐसे ही होता है। पहले फ्रेंड्स ट्राई करवाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है और फिर पैसे नहीं होते। फिर ये ड्रग एडिक्ट्स खुद ड्रग बेचकर अपने ड्रग्स के लिए पैसे जुगाड़ते हैं। यही तो मोडस ऑपरेंडी है इन ड्रग माफिया की। पहले लत लगाओ और फिर पेडलर बनाओ। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक एक काम करो मोरे, उस अंगूठी के बारे में पता लगाओ वो अंगूठी किसकी है। शालिनी का घर, मर्डर स्पॉट, शालिनी का कॉलेज, इसके आसपास जितने भी ज्वेलर्स हैं सबके पास पूछताछ करो। हो सकता है ये अंगूठी हमें कातिल तक पहुंचा दे। नेहा, 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 बेटा उठो। तुम यहाँ क्यों सो गई? हाँ? चलो उठो, खाना खा लो। 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो उठो। पापा, कुछ खिलाना है तो मैं ड्रग्स का पैकेट खिला दूं प्लीज।
नो पापा प्लीज। बेटा, तुमने अपनी मम्मी का प्रॉमिस लिया था ना। नो वन लास्ट टाइम पापा, I said no, you have to be strong, नेहा। चल, get up, पापा प्लीज, पापा मैं पैर पड़ूं प्लीज, पापा एक पापा प्लीज, पापा प्लीज। अच्छा उठो उठो पापा प्लीज, पापा एक बार, पापा एक बार पापा। चलो बैठो। और कब तक ये सब करती रहूंगी सर मैं? जब तक तुम मेरे पूरे पैसे चुकता नहीं कर देती तब तक। गुड लक। सर शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके बॉडी में ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब ये शालिनी खुद ड्रग एडिक्ट नहीं थी, ये सिर्फ ड्रग बेचती थी। सर ये शालिनी के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, ज़्यादातर वो अपनी माँ से बात करती थी, बाकी कुछ कॉल लैंडलाइन और सेल्स वाली कंपनी की है। कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड का एंगल? नहीं सर, शालिनी की कॉलेज में इमेज बहुत ही साफ सुथरी थी। उसकी माँ सही कह रही थी सर कि वो अपने काम से मतलब रखती थी, कॉलेज में कोई लफड़ा नहीं उसका। पार्टी बिर्टी कहते, डिस्को? नहीं सर, कॉलेज की किसी ने भी उसे पार्टी करते या पैसे उड़ाते नहीं देखा। सर मर्डर साइट पे जो अंगूठी हमें मिली थी उसे हमने आसपास के सभी ज्वेलरी शॉप में चेक करवाया, लेकिन वो वहाँ के किसी भी दुकान से खरीदी हुई नहीं है। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही लीड बचता है और वो है ड्रग्स। अब ये शालिनी ड्रग्स खुद तो मैन्युफैक्चर करती नहीं होगी, कोई उसे सप्लाई करता होगा। एक काम करा मोरे, आपल्या सगळ्या खबरींना कामाला लावा ताबडतोब। सर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था शालिनी कुंडलिक का। एक मेरिटोरियस लड़की, क्लीन कैरेक्टर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत नहीं, और ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग कर रही थी और अब उसका मर्डर हो गया था। उसे इस गुनाह की दस्तक तो मिली होगी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग क्यों कर रही थी और अब किसने उसे मार दिया था। हाँ शोभा, हाँ मैं टिफिन खा लूंगा। अरे अब गोली खाने के बाद ही लूंगा ना मैं, अभी कैसे लूंगा। चलो हाँ तुम रखो फोन, रखो। हाँ ओके। सर जहाँ शालिनी का मर्डर हुआ था ये वही रहता है। उस एरिया में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? साहब वो पूरा इलाका उस्मान का है, लेकिन कभी वो सामने नहीं आता है, वो अंडरग्राउंड रहता है। उसका एक छोकरा है सचिन, वही पूरा काम संभालता है उसका, वही सब टपोरी लोगों को ड्रग्स बेचने को देता है। सचिन मोरे, सचिन लगे होने, तू इस एरिया में ड्रग्स सप्लाई करता है? हाँ सर मैं आपको सब बताएगा, पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा मोरे, वड़ा पाव सांगे डैडी। सर मुझे वड़ा पाव नहीं चाहिए, मुझे क्रीम बिस्किट चाहिए। ओ कुछ पीना भी है? चॉकलेट मिल्क शेक। और कुछ मंगाऊं आपके लिए? वही सोच रहा हूँ सर। देख तेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है ज्यादा, हमको मालूम है तेरे बैग में क्या है। मोरे खाना पीना बाद में, पहले बैग खोलो इसका। चॉकलेट मिल्क शेक पाहिजे याला। ये ड्रग्स, और ये तू जिनको ड्रग्स बेचता है उनका हिसाब है ना? सर मैं ये सब नहीं बेचता हूँ और मुझे मालूम भी नहीं है क्या है। कोई मुझे देता है और बोलता है कि इसको उसको जाके दे, क्या तो मैं दे आता है। कौन बोलता है? सर वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मुझे जान से मार देगा। मारेगा? कैसे मारेगा? तू पुलिस स्टेशन में बैठा है ना। सर आप मुझे जेल में डाल दो, नहीं तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। देख बेटा, मैं जानता हूं तू जानबूझ के तो ये सब नहीं करता, कोई तुझसे ये करवाता है, शायद तुझे पैसे देता होगा। क्यों करता है ये सब? हाँ सर मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, उसके इलाज के वास्ते पैसे नहीं है। किसी ने बोला कि ये धंधे से पैसे जल्दी बनता है। छोटा पैकेट, एक्टिंग बहुत सॉलिड करता है तू, माँ की कहानी बना रहा है। मोरे
तुम खुद इसकी माँ से मिलकर आओ। सर एड्रेस क्या है तेरा? क्या आपने कभी अपने बच्चे के पास ऐसे वाइट मटेरियल से भरा हुआ कोई पाउच या कागज की पुड़िया देखी है, या ऐसी कोई मशीन? अगर इस बात का जवाब हाँ है तो ये इस बात की दस्तक है कि आपका लड़का या लड़की ड्रग्स की भयानक दलदल में फंस चुके हैं। हाँ मोरे। सर ये सचिन सच बोल रहा है, उसकी माँ की तबीयत वाकई काफी खराब है। एक काम करो, पुलिस फंड से इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे का अरेंजमेंट करो। जी सर। तुम्हारे माँ के इलाज का अरेंजमेंट कर दिया मैंने। बिस्किट भी हो गए, मिल्कशेक भी हो गया। अब हमारी मदद करोगे? कहाँ पे? 1 वड़ा 4 भजिया उधर से। चला। कौन? 1 वड़ा 4 भजिया। साहब साले, कॉलेज के लड़के लड़कियों को तू ड्रग्स सप्लाई करता है? अल्लाह कसम साहब, सचिन झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, पवार तोड़ा याला, और तब तक तोड़ना जब तक ये सच ना बोल दे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह कसम साहब, अल्लाह कसम साहब, अल्लाह कसम साहब, सच बोल, अरे सब सच बोल, अल्लाह कसम। इसके कॉल डिटेल्स निकलवाओ, चेक करो इसने शालिनी से कितनी बार बात की है, और लोकेशन की डिटेल्स भी, ताकि पता चले कि जब शालिनी का मर्डर हुआ तब ये कहाँ था। सर मुझे तो लगता है सचिन की तरह शालिनी को भी ड्रग पेडलर इस उस्मान नहीं बनाया, फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उस्मान ने शालिनी को मार दिया। सीडीआर और लोकेशन की रिपोर्ट आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या कर रही हो बेटा? नो, ओह माय गॉड, ये क्या किया बेटा? बेटा बस कुछ दिनों की बात है, तेरी आदत छूट जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ दिस एडिक्शन, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारी आदत छूटने वाली है बेटा। पापा अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो एक लास्ट टाइम बस ड्रग से दो पापा, प्लीज, आई स्वेयर ऑन। नो बेटा नो, प्लीज पापा, एक लास्ट टाइम प्लीज। क्या कर लिया बेटा? पापा आपने ज्यादा सोची मत। ये एक सेकंड ना, ये नंबर है, बोल दीजिए बस, गरम गरम बड़ा पापा आपको मिल जाएगा प्लीज। नहीं पापा, यहाँ से मोबाइल से नहीं, गली के जो ग्रोसरी शॉप है ना उसकी लैंडलाइन से ये नंबर है, ये डायल करना है प्लीज पापा। एक लास्ट टाइम इसके बाद तो नहीं हाथ लगाएगी कभी नहीं, आई स्वेयर ऑन कभी पक्का पापा, प्लीज ला दो एक लास्ट टाइम प्लीज पापा। गरम गरम वड़ा पाव। मोरे, या चाय दे। सर अभी पीते कैसे हैं? ना दूध ना शक्कर। अरे हेल्दी है, काली चाय पियो, बॉडी बनाओ, पियो पियो पियो। वो सचिन का क्या हुआ? सर जैसे आपने कहा था, सचिन को वार्निंग देके छोड़ दिया है, लेकिन एक खबरी को उसके पीछे लगा कर रखा है। हो सकता है वो उस्मान या उसका कोई आदमी उसे धमकाने की कोशिश करेगा। सर उस्मान के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल, जिस वक्त शालिनी का मर्डर हुआ उसके मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की, लेकिन शालिनी और उस्मान के बीच फोन पे कभी भी बात नहीं हुई। हो सकता है पहले लैंडलाइन पे बात की हो। पुलिस के डर से ये लोग या तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करते होंगे या फिर इंटरनेट कॉलिंग सर्विस का। सर मुझे लगता है उस्मान ने शालिनी को मारा हो, उसके पास मोटिव भी है, और मर्डर के वक्त उसका उस एरिया में मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब बोल, इसको जानता है? नहीं सब नहीं पहचानता। बेगुनाह लड़कियों से तू ड्रग पेडलिंग करवाता है? हाँ देख उस्मान, नारकोटिक्स वाले तेरा जो करना है वो करेंगे, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम तेरे साथ शराफत से पेश आए तो सच बता, इसको जानता है? पहचानता हूँ साहब। हाँ तू इसको पहचानता है क्योंकि तूने इसका मर्डर किया है ना? नहीं साहब, मैंने इसको नहीं मारा। तूने इसे नहीं मारा तो इसके मर्डर के टाइम पे तेरा फोन बैक रोड पे वॉक करने गया था क्या? हाँ साहब वो तो मैं वैसे भी उस पर नजर रखता था ताकि उसको कोई तंग करे तो मैं संभाल सकूं, और उस दिन मैं वैसे भी लेट पहुंचा था, और जब पहुंचा देखा तो
यकीन मानिए साहब, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऐसे में उसको मैं क्यों मारूंगा या किसी और से क्यों मरवाऊंगा? सर हो ना हो ये उस्मान झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है सच भी बोल रहा हूँ। लेकिन सर अगर उस्मान सच बोल रहा है तो फिर करे क्या? शालिनी के मर्डर केस में हमारे पास वो एक ही सस्पेक्ट है और जो रिंग मिली है उससे अब तक हमें कोई लीड नहीं मिल पाया। एक काम करो मोरे, उस्मान को छोड़ दो। क्या? हाँ, वैसे भी उस्मान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। सचिन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर अगर चार्जशीट फाइल करे तो वो कोर्ट में बेल लेकर बाहर आ जाएगा। तो फिर शालिनी के मर्डर का सीधा संबंध ड्रग्स से है। अगर हम उस्मान को यहाँ पकड़ कर रखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का एक रास्ता हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। शालिनी का कातिल उस्मान की दुनिया में ही कहीं ना कहीं है, वो हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें उस्मान को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। नहीं सर, अभी के लिए उस्मान को छोड़ देता हूँ और हमारे खबरियों के नेटवर्क से उस पर कड़ी नजर रखवाता हूँ। मोरे, मैंने जो तुमको एक तुम्ही इकडे क्या करूं साहब, नींद नहीं आती है, रात को उठ उठ के रोती हूँ मैं। पहले सारे मोहल्ले वाले मेरी बेटी जैसा बनना चाहते थे, आज जब उनको पता चला कि वो नशे का धंधा करती थी, आज वो लोग ही मेरे मुंह पे थू-थू करते। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी निर्दोष है, उसको किसी ने जानबूझकर फंसाया है। देखिए, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के बाद मेरी बेटी निर्दोष है ये साबित हो जाएगा ना? आपको विश्वास है ना अपनी बेटी पर, तो वो जरूर निर्दोष साबित होगी। बस मुझे उस दिन का इंतजार है। एक बार मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, फिर मैं चैन से मर सकती हूँ। शालिनी मर्डर केस कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। इस केस में हमारे सामने एक लीड आ जाती, हम उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते और कुछ दूर जाते ही हमारे सामने डेड एंड आ जाता। लेकिन ऐसे में ही इस केस में हमारे सामने एक नया क्लू आया। सलाम साहब। साहब, ये सुरेश है, ये उधर ही रहता है जिधर शालिनी की मौत हुई थी। ये आपको कुछ बताना चाहता है। साहब, शालिनी के जहाँ मौत हुई ना, वो वीक में 2 बार जरूर आती थी और उधर उसका किसी के साथ राड़ा हुआ था। साहब, उसके बाद वो आदमी मुझे दिखा ही नहीं उधर। ये था वो? नहीं साहब। अगर मैं स्केच बनवाने को बोलूं तो स्केच बनवा सकते हो? साहब, स्केच बनवाना मुश्किल है, लेकिन साहब वो सामने आया तो उसको मैं पहचान लूंगा। ठीक है, अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा तुमको। साहब, एक और बात, जैसा शालिनी लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेचती थी, वैसे ही दूसरी लड़की लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेच रही है। चलो अंदर। सर, पहले सचिन मुझे ड्रग्स बेचने के लिए देता था और अब उस्मान डायरेक्टली मुझे ड्रग्स सप्लाई करता है। सच बोल रहा हूं, मैंने नहीं मारा शालिनी को। सर नहीं मारा मैंने शालिनी को। सर नहीं मारा। पवार थांबा। पहले शालिनी और अब सिल्क। भोली भाली पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को तू ड्रग पेडलर बनाता है, उनका इस्तेमाल करता है और फिर उनका खून कर देता है। शालिनी के साथ तूने यही किया और अब सिल्क के साथ तू यही करने वाला था। खुदा कसम साहब, इतनी मार खाने के बाद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। मैं उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो तो बस पैसे कमाने के वास्ते कोई उनको मेरे पास भेजता था। बस सब इतना ही पता और कुछ नहीं पता। कौन? सर 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 प्लीज, सर मारो मत प्लीज। नहीं सर, सर बताता हूँ सर, मेरा विश्वास करो सर। मैं सिल्क को सिर्फ मदद करता था, उसको पैसों की अर्जेंट जरूरत थी तो मैंने उसे उस्मान के पास भेजा था। फोटो दे।
इसको भी तूने उस्मान के पास भेजा था? हाँ सर। और फिर तूने ही इसको मार दिया? नहीं सर, मैंने इसे नहीं मारा है सर। मैंने इसे भी पैसे कमाने के लिए उस्मान के पास भेजा था सर। ये अजीब है नहीं मोरे? मतलब कॉलेज में जिसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो सब तेरे पास आते हैं? हाँ नहीं सर, लाइब्रेरियन होना सर तो सब टच में रहते हैं। और तू उस्मान के टच में रहता है? कब से है तू उसकी टच में? जब मैं स्कूल में था तब मुझे किसी ने उस्मान के पास ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था। तभी से जिसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं उस्मान के पास ही भेज देता हूं। तली हुई तीखी हरी मिर्च के साथ वड़ा पाव खाने का मजा कुछ और है मोरे। अरे लो ना, लो तुम्हारे लिए मिर्ची मंगाई है मैंने, खाओ खाओ खाओ। सर ये प्रणव, मुझे लगता है ये हमसे कुछ तो छुपा रहा है, वरना दो सीधी सादी लड़कियां अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके उसके पास क्यों डिस्कस करने जाएंगी और फिर उसके कहने पे ड्रग पेडलिंग करने लगेगी। बहुत ही मसीहा बनता है ये। इसकी सारी कुंडली निकालो, घर में कॉलेज में सब जगह पता करो इसके बारे में। CDR मोबाइल लोकेशन सब चाहिए मुझे। और वो सिल्क, उसका क्या करना है? उसके माँ बाप को बुलाओ और वार्निंग देके छोड़ दो। और माँ बाप को बोलना बिजनेस पे कम और लड़की पे ज़्यादा ध्यान दे। सर सर कुछ पेन ड्राइव और सीडीज मिली है। सर इसमें कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैंने पूछा डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स दिखा। सर सच में इसमें कुछ नहीं है सर। सर तू लाइब्रेरियन है? हाँ, लाइब्रेरियन का काम होता है विद्या को बांटना बढ़ाना, और तू लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। बता, सिल्क को तूने इस ड्रग पेडलिंग के दलदल में कैसे फंसाया, बता। सर मैं कॉलेज में क्वेश्चन पेपर लीक करता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता है। किसी ने सिल्क को मेरे पास भेजा, मैं ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। 5000 लगेंगे, कल घर आकर ले जाना। ओके सर। और अपना मोबाइल नंबर बताना, एड्रेस भेजने के लिए। सर उस रात 8 बजे मैं उनके घर गई थी। मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ, तब तक तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। जी ओके। बस 2 मिनट। मुझे इन लड़कियों से 5000 नहीं 50,000 कमाने थे। पहले भी कितनी बार लड़कियों पर यही फॉर्मूला सक्सेसफुल ट्राई कर चुका था मैं। फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं नींद से उठी तो मैंने रियलाइज किया मैं प्रणव सर के घर पे हूँ, उनके बेड पे, और मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे। फिर मैंने सिल्क से 50,000 मांगे, पर उसके पास नहीं थे, तो मैंने उसको उस्मान के पास भेजा। और फिर यही फॉर्मूला तूने शालिनी कुंडलिक के साथ भी ट्राई किया? हाँ सर। पर उसे क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए था, उसको तो मैंने प्यार के जाल में फंसा था। सर बताइए ना क्या बात है, वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने अगर मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा।
सर मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, अपनी आई का ख्याल रखना है, बहुत कुछ करना है मुझे। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं है। हाँ तो तुम्हें ये सब करने से कौन रोक रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज। आई एम सॉरी सर। लगता है तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। सर सर फिर शालिनी को भी तुमने सिल्क की तरह इस ड्रग पेडलिंग के जाल में फंसाया, लेकिन शालिनी ने कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लिए काम करने से, तुम्हें पैसे कमा कर देने से इनकार कर दिया और इसलिए तूने शालिनी का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है। मैंने बोला ना आपको, मैंने नहीं मारा है सर। शालिनी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा है सर। सर, प्रणव के इन कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जब शालिनी का मर्डर हुआ वो कॉलेज में ही था। हो सकता है प्रणव ने अपना फोन कॉलेज में छोड़ा हो और वो खुद क्राइम स्पॉट पर चला गया हो। नहीं सर, मैंने कॉलेज में भी पूछताछ की, प्रणव उस वक्त लाइब्रेरी में ही था और उसने बुक्स भी इशू किए थे। तो शालिनी को उस्मान ने नहीं मारा, इस प्रणव ने नहीं मारा, उर्मिला और वो लड़का सचिन मुझे नहीं लगता वो मारेंगे। फिर शालिनी को किसने मारा? शालिनी और सिल्क दोनों लड़कियां प्रणव के धोखे का शिकार बन गई। दोनों ने जुर्म की पहली दस्तक नहीं सुनी और अपनी एक गलती छुपाने के लिए बड़ी साजिश का शिकार बन गई। सिल्क को तो हमने बचा लिया, लेकिन शालिनी अपनी जान गंवा चुकी। गुनाह और गुनहगार एक ही कड़ी में बंधे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन अब भी हम शालिनी के कातिल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और उसी वक्त इस मामले में एक नया ट्विस्ट हमारे सामने आया। हेलो, क्या? कहाँ पर? ठीक है, हम पहुँचते हैं। सर, एक इमरजेंसी केस है। सर, यहाँ फांसी लगाकर लटक गई थी। आपको इस सुसाइड के बारे में पता कैसे चला? मैं सर ऑफिस से आया था सर, मैंने देखा मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट? नहीं सर। सर, कुछ तो लफड़ा था। घर से हमेशा दिन हो या रात जोर जोर से आवाजें आती रहती थी। चल, गेट अप, गेट अप। आपके पैर पड़, प्लीज पापा, बस एक स्ट्रिप पापा, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। अच्छा, उठो उठो पापा प्लीज। सर, वो मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो चिल्लाती थी और मैं उसे संभालता था। तबीयत तो खराब थी साहब, लेकिन इससे पहले नेहा मैडम बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल मरी मरी सी दिखने लगी थी। इस नेहा के बारे में कोई अलग या कोई खास बात जो तुम्हें याद आ रही हो? हाँ साहब, याद आई। एक दिन जब वो अचानक मेरे पास आई। वॉचमैन भी आप वो 50 रुपए मिलेंगे, भूख लगी है। पापा के आते ही रिटर्न कर दूंगी पक्का। 50 रुपए। ओके, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ। और साहब, वो जब 5 मिनट के बाद आई तो उनके हाथ में बूट पॉलिश थी और उन्होंने बूट पॉलिश खा रखी थी। उसके मुंह पे काला काला सा लगा हुआ था साहब। जी, मेरी बेटी ड्रग एडिक्ट थी और इसलिए गुस्से में आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। नहीं सर, बाप हूँ उसका। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं संभल पाई। वो मारी नहीं सर, ड्रग्स ने उसकी जान ली। क्या आप जानते हैं आपकी बेटी ड्रग्स कहाँ से लेती थी? नहीं सर। मोरे, फोटो रखो इन्ना। क्या आप इन लड़कियों को जानते हैं? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ड्रग्स का धंधा यही 2 लड़कियां करती हैं। जी नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा कोई। आप एक 5 मिनट बैठिए, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, हम आते हैं। एक्सक्यूज अस। मोरे आओ।
तुमने नोटिस किया उदय की उंगली पर व्हाइट मार्क है, जिससे सालों साल अंगूठी पहनने के बाद होता है, लेकिन अंगूठी मिसिंग है। मतलब शालिनी के बॉडी के पास जो अंगूठी मिली थी वो इसकी हो सकती है? हो सकती है। एक काम करो, इसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाओ, और वो जो अपना खबरी था ना, क्या, सुरेश को बोला। सर। साहब, यही वो आदमी जिसका शालिनी के साथ लफड़ा हुआ था। सर, उदय के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन। या मोरे। सॉरी उदय जी, आपको वेट करना पड़ा। क्या हुआ, आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम? ओह, लगता है आपकी अंगूठी खो गई है। हाँ जी हाँ, वो आदत थी ना, और एक बार आदत पड़ जाए तो छूटना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी? देखिए। हाँ सर, यही मेरी अंगूठी है। लीजिए। आप पूछेंगे नहीं हमें ये अंगूठी कहाँ मिली? कहाँ से मिली? जहां पर शालिनी का मर्डर हुआ था वहां पर मिली। तो क्या अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने शालिनी को क्यों मारा? देखिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि हमें पता है जब शालिनी का मर्डर हुआ तब आप वहीं थे। आपका शालिनी से झगड़ा हुआ था, ये आप ही के कॉल रिकॉर्ड्स है, मोबाइल की लोकेशन के रिपोर्ट्स है, आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। क्यों मारा आपने शालिनी को? सर, मैंने शालिनी को मारा जरूर, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। नेहा को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी सर, उसको नशे की लत लग गई थी। वो चोरी छुपे शालिनी के पास ड्रग्स लेने जाती थी। लड़कियों को ड्रग्स बेचती है, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है? आज के बाद उसके आसपास भी नजर आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने शालिनी को जाके धमकाया कि वो नेहा को ड्रग्स नहीं देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया सर। क्या है? उदय, आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उदय को शालिनी के मर्डर के जुर्म में सजा हो गई। अपने इतने साल की पुलिस नौकरी के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी जुर्म दस्तक दे तो उसे सुने, समझे और तुरंत उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि पहली पहल आप ही को करनी है। एक और बात, आपका जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकाले, उनसे बात करें, उन्हें समझे, उन पर ध्यान दें, क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ आप ही का नहीं, इस पूरे समाज का और देश का भविष्य है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।